नमस्कार मित्रों। यह मेंस ओरिएंटेड सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग केवल मेंस के टॉपिक्सों को देख रहे हैं जो कि पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इस प्रकार के हम लोगों ने मतलब मैंने तय किया है कि लगभग 150 टॉपिक्स ऐसे हैं जीएस 2 में, यदि उनको तैयार कर लिया जाए तो आप सभी लगभग क्वेश्चनों के आंसर देने के सक्षम होंगे। क्योंकि जीएस का नेचर ऐसा होता है कि आपको इसमें नॉलेज का यूज करना होता है, कंटेंट का यूज करके आंसर लिखने होते हैं। हूबहू आना, सेम क्वेश्चन आना, रिपीटेशन होना तो बहुत ही कम होता है। ऐसा 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, 5 6 क्वेश्चन जो आपको लगेगा कि जो मैंने लिखे था कंटेंट वो भी यूज कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट, लेकिन ऐसा होता कम है। तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिनका आपको कंटेंट आपके दिमाग में होता है, उनका टॉपिक्स भी आपके दिमाग में होता है, लेकिन उनको आपको वहीं स्ट्रक्चरिंग करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डिमांड है ना लिखना होता है। तो उसी की हम बात कर रहे हैं बैक। अब आज हम जो नया हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि न्यायपालिका से संबंधित लगभग 20 टॉपिक्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से यह भी एक टॉपिक्स है। तो इसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, सब कुछ अलग अलग है और सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कि कई टॉपिक्स को जोड़ करके एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है और उस प्रॉपर टॉपिक से भी बनाया जा सकता है। ये सभी बातें हम पहले कर चुके हैं, अब हम यहाँ डायरेक्ट बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, करंट में बहुत रहता है चर्चा में, करंट में रहता है और इसको व्यक्ति करंट में पढ़ते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप जब तैयार करें तो करंट के मुद्दों को भी आप तैयार कर लें। और ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले 2 4 साल से बात तो में चल रहा है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा हुआ, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र हुआ, ऑनलाइन डिलीवरी जस्टिस डिलीवरी हुआ। तो इस टाइप के मुद्दे हैं, हमेशा ही चल रहे हैं चर्चा में। तो कभी भी जब उसका मन होगा तब वह पूछ लेगा। चलिए, तो इसी स्वरूप में कि हमने इससे पहले जो लेक्चर में देखा वो न्यायपालिका से संबंधित चुनौतियां देखा कि लंबित मामले हैं बहुत सारे, इसके आंकड़े को समझा। न्यायिक नियुक्तियों में प्रॉब्लम है वह भी हम लोगों ने समझा। हम लोगों ने अवसर रचनात्मक समस्याओं को समझा। तो ऐसी कई सारी समस्याओं को समझा। मैं आपको यदि दिखाना चाहूँ यहाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कई सारी यहाँ समस्याएं आप लोगों ने समझी हैं, कई कई सारी समाधान भी समझे हैं। उसी समाधान के तहत एक समाधान कहा जाता है वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर इसे कहा जाता है, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र। ये चर्चा में रहता है। तो सबसे पहले इसे देखेंगे कि इसके तहत क्या आता है और इसका परिभाषा क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे, जिन्होंने पहले इसके टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है या थोड़ा बहुत कभी सुना भी है, तो अब 3 4 क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं और ये आप लेक्चर से पहले लिखेंगे, इससे कि आपको बहुत अच्छे से लाभ हो सकेगा इन लेक्चर्स का। पहला कि आपने अभी तक जो समझा है, आप एडीआर से क्या समझते हैं, यानी कि एडीआर क्या है। क्या इसकी आप 30 शब्द में परिभाषा लिख सकते हैं? तो 30 शब्द में आप परिभाषा लिखिए स्वयं से, बिना पढ़े कि एडीआर क्या है। फिर देखिए एडीआर का महत्व क्या है, एडीआर के महत्व की चर्चा कीजिए, महत्व बताइए। फिर एडीआर के बारे में बताइए कि एडीआर से संबंधित चुनौतियां क्या है, एडीआर से संबंधित चुनौतियां क्या हैं। और फिर इसके बाद आप इस पर और इन सभी पर आप लिखिए लगभग 60 शब्द इस पर लिखने का प्रयास करिए, 60 शब्द इस पर लिखने का प्रयास करिए। 10 शब्द का एक पॉइंट लिखेंगे आप, तो मान लीजिए 5 5 पॉइंट लिखने का प्रयास करिए, 5 चुनौतियां, 5 महत्व के पॉइंट। इसके बाद आप चौथे नंबर पर यह लिखिए कि इन चुनौतियों के समाधान के लिए आप क्या उपाय सुझाते हैं, जिसे आप वे फॉरवर्ड भी कहते हैं, आगे की राह वगैरह। तो उपाय क्या सुझाते हैं। और आप 5वां ये सोचिए कि सरकार ने क्या योजनाएं इसके संदर्भ में या फिर क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसके संदर्भ में, वो भी आपको यदि मालूम है तो उसके बारे में। ये 5 चीजें आप सोचिए इसके बारे में। और लेक्चर सुनने से पहले एक बार ये चीजें स्वयं लिख के देखिए कि क्या है एडीआर, एडीआर का महत्व क्या है, एडीआर में चुनौतियां क्या हैं और उपाय क्या है, और सरकार ने इसके लिए क्या योजना इत्यादि कुछ लागू किया हो तो क्या किया है।
हम इसी की क्रम से चर्चा करेंगे, यही मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप थोड़ा सा यदि ऐसा करेंगे तो आप मेरे लेक्चर से बहुत अच्छा लाभ ले पाएंगे और आप किसी भी मुद्दे पर न जानते हुए भी कुछ लिखने का प्रयास कर पाएंगे। आपने 6-7 लेक्चर मतलब मेरे 4-5 लेक्चर के करीब पढ़ लिए हैं, तो ऐसे आपने उसमें जनहित याचिका के संदर्भ में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, डायरेक्ट यूनिट ही लगी हुई है, ये आपने पढ़ा, चुनौतियां पढ़ा इसमें न्यायपालिका में। तो आज ये लिख करके देखिए, फिर इसके बाद हम आगे समझते हैं कि एडीआर क्या है, एडीआर का महत्व क्या है, चुनौती क्या है, उपाय क्या है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहां एडीआर क्या है। अब एडीआर देखने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, एडीआर क्या है इसको समझने से पहले एक क्वेश्चन भी दिमाग में कर लीजिए अब आप, कि हालांकि वैकल्पिक विवाद समाधान आंशिक रूप से सफल रहा है, कह रहा है आंशिक रूप से सफल रहा है, तो आपको यह समझना है इसमें कुछ ना कुछ चुनौती होगी, जिससे कि जिस लिए ये बना तो पूर्ण रूप से सफल क्यों नहीं रहा। तथापि ये भारत में व्यापक पैमाने पर हर जगह बनाने में विफल रहे हैं, यानी व्यापक पैमाने पर जगह बनाने में, यानी कि अपने प्रभावकारिता को व्यापक स्तर पर प्रसारित नहीं कर पाए हैं। कौन? वैकल्पिक विवादान समाधान तंत्र। तो ऐसा क्यों है, यानी कि इसकी पहले भाग में ये कि इसकी चुनौतियों के बारे में पूछना चाह रहा है। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, इंट्रो लिखना होगा, फिर चुनौतियां। कह रहा है विश्लेषण कीजिए, साथ ही एडीआर को सुदृढ़ करने हेतु अपनाए जा सकने वाले उपायों की चर्चा कीजिए। 2 वर्गों में है, एक तो कह रहा है चुनौती, पहले तो आपको एडीआर की परिभाषा लिखनी होगी इस क्वेश्चन में कि एडीआर क्या है, फिर आपको इससे संबंधित चुनौतियों के बारे में डिमांड कर रहा है कि क्या चुनौतियां हैं इसमें और जिससे के कारण ये व्यापक स्तर पर अपनी प्रभावकारिता को नहीं बना पा रहा है। तीसरा इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप समुचित उपाय बताइए कि क्या इसमें हो सकते हैं कि जो इसकी सफलता को बढ़ावा दे सके, ऐसे कुछ उपाय आप सुझा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आंसर पढ़ने, ये सब लेक्चर पढ़ने के बाद सॉल्व करना है। ध्यान रखिए, मैं ऐसा इसलिए ये सब क्वेश्चन लाया हूं कि आप लोग पढ़ें और एक टॉपिक्स भी एक दिन में तैयार करें, लेकिन ऐसा करें कि आपका मेंस का यदि वो टॉपिक्स पेपर में आ रहा है तो अच्छा है। यदि आप ऐसा 150 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, मेरा कहना है 200 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो, और उन सभी का कंटेंट याद कर लेते हैं, तो आप कोई भी उत्तर लिखने में सक्षम हो पाएंगे अपेक्षा, यानी कि अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अच्छा लिखना ही आपके सिलेक्शन की मूल बात है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे न्यायिक क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में क्या लिखेंगे, जब कभी भी आएगा तो कैसे आप कुछ नया करेंगे, कैसे लिखना है। तो देखो एक डीआर क्या है, एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है कि जिसके तहत न्यायालय के बाहर विवादों का समाधान और निपटान किया जाता है। देखो एक तो होता है कि हम न्यायालय जाएं और अपनी प्रत्येक चीज को न्यायालय में क्या करें, निपटाएं, न्यायालय में बात करें, भाई न्यायालय में जाकर के केस करें। जैसे बात करते हैं हम लोग यहाँ कि न्यायालय में आप गए, अपना केस को लेकर के डायरेक्ट न्यायालय में चले गए किसी के प्रति, जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है ये है, इसने आपकी भूमि को कब्जा कर लिया है, तो इसके विरुद्ध आप सीधे न्यायालय चले गए हैं। ठीक है, बी नाम आप ये हैं, बी नाम के व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया, तो आप डायरेक्ट न्यायालय चले गए। ये तो हुआ सीधे न्यायालय जाकर के विवाद को निपटाना। लेकिन एक ऐसा तरीका भी हो सकता है कि आप न्यायालय ना जाकर के दूसरे माध्यमों का प्रयोग करके विवाद निपटाएं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि यह एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है। देखिए न्याय तो यहां भी हो रहा है। न्यायिक प्रक्रिया शब्द को समझो आप, न्याय क्या होता है, जहां 2 लोगों के मध्य विवाद का निपटान किया जाए, वह न्यायिक प्रक्रिया है ना। तो गांव में भी न्याय होता है। ठीक है, 2 लोग सरपंच मतलब 3-4 लोगों को बिठा करके फिर कहते हैं भाई ठीक है ऐसा ऐसा कर लीजिए। ये पहले परंपरा ज्यादा चलती थी, अभी भी कुछ गांवों में ऐसी परंपरा चलती है। तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, जहां 2 लोगों के मध्य किसी भी विवाद का समाधान किया जा रहा हो, वो न्यायिक प्रक्रिया हो जाती है। तो यह एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत न्यायालय के बाहर, यानी कि न्यायालय के अंदर, न्यायालय के बाहर विवादों के समाधान को और निपटान को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे कि केस लंबित कम हो। केस जाए ही ना न्यायालय में तो लंबित कैसी होगी। देखो यहां सब कुछ इसलिए चल रहा है कि समय पर न्याय हो सके, लंबित वादों को कम किया जा सके। तो ये ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय के बाहर विवादों के समाधान और निपटान को बढ़ावा दिया जाता है।
इसके तहत कई सारे मामले मतलब सुलझाए जा सकते हैं, निवारण किए जा सकते हैं, जैसे सिविल मामले, वाणिज्यिक मामले, व्यापार की कोई बात हो गया है ना, या फिर सिविल का मतलब व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य बिना हिंसा के लड़ाई हो जाना, क्योंकि हिंसा का मामला हो जाएगा फिर वो सिविल नहीं बचेगा, फिर वो आपराधिक हो जाएगा। ऐसे ही औद्योगिक मामले हों, वाणिज्यिक आदि मामले, तो इस प्रकार के वाणिज्यिक मामले, औद्योगिक मामले, सिविल मामले, ये सभी आदि सभी प्रकार के मामले निपटान किए जाते हैं। एडीआर को 5 वर्गों में वर्गीकृत, यानी कि इसके 5 तंत्र हैं जिनके तहत न्यायालय के बाहर समाधान होता है या हो सकता है। 5 तरीके हैं, यानी न्यायालय ना जाने के अलावा भी 5 ऐसी जगह हैं जहां पर आप अपने विवाद का निपटान कर सकते हैं। तो ये 5 क्या है, इसको ध्यान रखना है और ये समझ आना है। मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट में इन सभी चीज़ों को लिखा है, और चूंकि ऐसा इसलिए चूंकि रोचक तरीके से आप कंटेंट को समझ सके और पढ़ सके, चूंकि वरना लिखा तो सब कुछ है। तो ये आपने ये समझा कंसेप्ट, मूल बातों को याद रखना है, कीवर्ड को, कि न्यायालय के बाहर विवाद का निपटान होता है और वाणिज्यिक, सिविल, औद्योगिक सभी प्रकार के मामले निपटाए जाते हैं। ये बात 2 शब्द 3 शब्द याद रखते हैं तो आप इंट्रोडक्शन इसका लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये 5 क्या है देखते हैं। एक को कहा जाता है आर्बिट्रेशन, या कहते हैं इसको विवाचन, है ना, हिंदी में कहते हैं आर्बिट्रेशन, इंग्लिश में कहते हैं, कोशिश करिएगा इंग्लिश में याद रखें, आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो निर्णय होता है वो एक अधिकरण द्वारा दिया जाता है, और जो भी वो अधिकरण निर्णय देता है वो बाध्यकारी होता है। तो देखो ये टिक लगा हुआ है, इसका मतलब राइट का साइन है यहाँ, तो इसका मतलब आप ये कि ये बाध्यकारी है, यानी कि जो आर्बिट्रेशन में एक अधिकरण होता है, यानी कि एक संस्था टाइप की होती है, कुछ लोग होते हैं और वो क्या करते हैं, जो निर्णय देंगे वो आपके ऊपर बाध्यकारी होगा। यानी कि 2 लोग आप गए, ए और बी, आप दोनों ने केस किया, वहाँ आप अपना मुद्दा लेकर के गए, उसने जो भी निर्णय दिया वो आप लोगों को मानना होगा, ठीक है, चूंकि आप अपनी मर्जी से गए थे, वहां दिखा रहे थे, तो ये आर्बिट्रेशन में होता है। ये आपसे प्रीलिम्स में ऐसा बनता कम है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे प्रीलिम्स के लिए, तब भी ठीक रहेगा कि कौन कौन चीज़ों का जो निर्णय है वो बाध्यकारी होता है। तो एक तो आर्बिट्रेशन का होता है, यानी कि विवाचन का होता है। दूसरा लोक अदालत का निर्णय बाध्यकारी होता है। इसमें एक अधिकारी की उपस्थिति में निर्णय दिया जाता है, जो लोक अदालतें होती हैं, और उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। तो ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ एडीआर में जो 5 जगह पर विवाद समाधान होता है, उसमें से आर्बिट्रेशन और लोक अदालत, ये 2 ही ऐसे हैं जहां का निर्णय बाध्यकारी होता है, बाकी बाध्यकारी नहीं होता है। तो अब 2 का नाम याद रखिए, बाकी सब का नहीं रखिए याद, ठीक है। 3 का याद नहीं भी रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो मैंने कितना अच्छा बताया आपको, आर्बिट्रेशन का याद रखिए और लोक अदालत का लिखिए, ठीक है। लोक अदालत के बारे में हम लोग बहुत डीप में चर्चा आगे करेंगे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आर्बिट्रेशन क्या है आपको ये समझ में आया, आगे चलते हैं। अब देखो तीसरा हम लोग देखते हैं यहाँ कि ये सुलह होती है, सुलह कहा जाता है, कॉन्सिलिएशन इसे इंग्लिश में कहते हैं आप। निर्णय इसमें क्या, कोई थर्ड पार्टी होती है, यानी कि एक ए नाम का व्यक्ति होगा, एक बी नाम का होगा, और एक कोई सी नाम का व्यक्ति होगा, सी नाम का होगा, और वो इसमें निर्णय करेगा, आपकी मध्यस्थता करेगा और वो निर्णय देगा। तो आप चाहें तो उसके निर्णय को माने, चाहें तो ना माने, ये होता है कॉन्सिलिएशन, यानी कि सुलह करवा रहा है वो आप लोगों के मध्य में। एक होती है मध्यस्थता करना, इसमें भी निर्णय निष्पक्ष व्यक्ति होता है, कोई जो तीसरा व्यक्ति होता है, इसी की तरह वो निर्णय देता है, आप चाहे तो माने चाहे तो ना माने, है ना। ऐसे ही एक समझौता होता है जिसे नेगोशिएशन कहा जाता है, ये इसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता है। नेगोशिएशन में आप दोनों, ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का व्यक्ति दोनों होते हैं, दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं, और वार्तालाप के परिणाम स्वरूप यदि विवाद समाधान हो जाता है तब तो अच्छा है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं। यानी कि इसमें कुल मिलाकर के 2 लोग स्वयं, कोई मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें एक तीसरा व्यक्ति होता है, इसमें एक व्यक्ति होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें एक अधिकरण होता है, ध्यान रखो।
तो इन सभी में अमूल अंतर क्या है, इसको 3-4 बार आप देखेंगे और थोड़ा सा आप अच्छे से इनको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा भाई कि आर्बिट्रेशन और लोक अदालत का निर्णय बाध्यकारी, बाकी इन तीनों का बाध्यकारी नहीं। नाम मेंस में लिखने के लिए पांचों का याद रखना है आपको। सुलह मध्यस्थता समझौता है ना, है ना, SMS ऐसे भी याद रख सकते हैं, SMS है ना, A ने L को किया SMS, आप ऐसा भी याद रख सकते हैं ना। तो एक तरीके वैसे यूपीएससी में चलती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद करने के लिए चल ही सकती हैं कि A ने L को SMS किया, ठीक है, तो A ने L को किया, है ना, जैसा कर दीजिएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं, थोड़े से नाम याद रखना जरूरी है। सुलह मध्यस्थता समझौता, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत, ऐसा आप याद रख लीजिएगा थोड़ा सा मेंस के लिए। तो ये आपने देखा। अब इसकी आवश्यकता क्या है और महत्व क्या है, मतलब अब तो आप समझ ही गए होंगे। पहला महत्व तो ये है, देखो अब इसकी महत्व और आवश्यकता और इसे क्यों बनाया गया। आपसे तीनों क्वेश्चन हुए सके कि इसके निर्माण के पीछे मूल कारण क्या है। चूंकि निर्माण के पीछे मूल कारण क्या है, इसका लाभ क्या है और महत्व क्या है, ये एक ही तरीके के बिंदु हैं। तो इन्हीं को आपको डाटा के साथ यूज करके और लिखना है चीज़ों को। देखो महत्व तो लगभग चीज़ों का एक ही जैसा होगा, क्योंकि न्यायिक प्रणाली में महत्व क्या हो सकता है। आप देखो कॉमन न्यायपालिका पर कुछ अपना बनाइए। सबसे पहला तो ये है कि सभी सही समय पर न्याय पहुंच सके, ठीक है, सही समय पर न्याय हो, तो न्याय को सही समय पर निपटाना ये सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि मामला शीघ्र निपटान होगा, और यदि मामले शीघ्र निपटान होंगे, जैसे कि ए नाम की कंपनी भारत आती है और बी नाम की कंपनी आती है। ए नाम की जो कंपनी थी तो वो भारत की ही थी, ठीक है, और बी नाम की जो आती है वो USA की थी। इन दोनों के मध्य में किसी कार्य को लेकर के विवाद हो गया, किसी चीज को लेकर के विवाद हुआ। अब इन्होंने भारत के न्यायालय में केस किया, और वो यदि 10 साल चला तब तो ये दूसरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, USA वाली परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसके यहाँ तो 1 साल में हो ही निवारण हो जा रहा था, यहाँ तो 10 गुना ज़्यादा समय लग रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारा बिजनेस प्रभावित होता है, निवेश प्रभावित होता है। तो ईज ऑफ डूइंग क्या होगा, मामला शीघ्र निपटान होगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनेगा, निवेश अधिक बढ़ेगा और हम आर्थिक रूप से भी प्रबल होंगे। यानी कि न्यायिक व्यवस्था के सुदृढ़ होने से आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। लोग भारत में आएंगे, निवेश करेंगे, विवाद होगा तो भाई समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अधिक निवेश होता है। यदि इस प्रकार से आप पॉइंट को लिखते हैं और अपना थोड़ा एनालिसिस करते हैं तो ये अच्छा रहेगा कि आर्थिक समृद्धि में भी यह सहायक है। चलिए मित्रों आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए और क्यों महत्वपूर्ण है, न्यायिक प्रणाली में सहभागी न्याय को बढ़ावा देना। सहभागी न्याय ऐसा कि भाई यहाँ मतलब ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का व्यक्ति, जिन दोनों का केस है, मतलब एक व्यक्ति ने अपराध किया होगा और दूसरे ने अपराध का आरोप लगाया होगा, तो ए और बी दोनों साथ मिलकर के बात कर रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं और बैठ कर के मध्यस्थता कर रहे हैं। अब हम ओवरऑल महत्व देख रहे हैं, जैसे नेगोशिएशन में ये आपस में बात करते हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ आप एग्जाम्पल में नेगोशिएशन लिख दीजिएगा, जैसे कि नेगोशिएशन, ठीक है, नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन में ये क्या कर रहे हैं, आपस में आ रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो इससे सहभागी न्याय को बढ़ावा मिलता है। और इस प्रकार का न्याय एक दीर्घकालिक न्याय होता है, समझ रहे हो। जब दोनों, देखो न्यायपालिका में क्या होता है, ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, ए ने बी पर केस किया, ए ने बी पर केस किया और न्यायालय ने एक निर्णय दे दिया, ठीक है। अब वो निर्णय ए को पसंद नहीं था, ठीक है, ए को पसंद नहीं था न्यायालय का निर्णय, ठीक है। भाई बी ने प्रमाण अच्छे दे दिए तो निर्णय उसके पक्ष में आ गया, लेकिन वो ए के साथ न्याय असलियत में नहीं हुआ, तो ये दीर्घकालिक न्याय नहीं होगा, ठीक है। वो भाई फिर किसी मुद्दे पर लड़ जाएंगे, लेकिन ये दोनों खुद बैठ करके समझौता करेंगे तो ये दीर्घकालिक न्याय होगा, क्योंकि वो दोनों की सहमति है वहां, समझ पा रहे हो। तो ये दीर्घकालिक न्याय को भी बढ़ावा देता है ADR, है ना, क्योंकि ये अदालत के बाहर बातचीत से मामला निपट जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
आगे चलते हैं। इस मामले में ऐसा समझ सकते हैं, हालांकि ये समझने की बात नहीं है कि देखो पति पत्नी घर में लड़ते रहते हैं, अपना मामला सुलझाते रहते हैं, तो जीवन भर चलती रहती है थोड़ा बहुत लड़मड़ करके। लेकिन आप न्यायालय जाते हैं पति पत्नी का मामला लेकर के तो फिर तलाक ही करवा देते हैं। ठीक है, अलग अलग रह लो, दिक्कत है तो, है ना, ऐसा समझ लो। चलिए, तो दीर्घकालिक होता है। तो लंबित मामले, अब देखो सबसे बड़ी इसका महत्व यह है कि लंबित मामले हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार 4.7 करोड़ मामले क्या हैं, लंबित है। अब इतने सारे मामले लंबित हैं तो और भी लंबित मामले होंगे तो इनमें कमी आएगी, तो लंबित मामलों में कमी भी आएगी, ये भी इसका महत्व है। तकनीकी व औपचारिकता से मुक्ति मिलती, भाई ये कागज लेकर के आओ, ये फोटो कॉपी करा के आओ, पेज नंबर इतने पर ये लिखा है, पेज नंबर इतने पर ये लिखा है, आपने देखा नहीं न्यायालय में वकालत होती, ठीक है। तो ये सब दुनिया भर की औपचारिक प्रक्रिया कि भाई जब डेट देंगे तब आओ, भाई दोनों लोगों मिलकर के कभी भी सुलझा लो। समझ में आ रहा, पति पत्नी दिन भर लड़ते हैं और शाम को एक दोनों सुलझा लेते हैं। ऐसी आप लोग भी चैटिंग करते हो और शाम को सुलझा लेते हो, चूंकि बात करनी होती है वीडियो कॉल, तो ऐसा मामला है। तो अपने घर की बात है, औपचारिक बातें नहीं करनी होती हैं, है ना, तो ये औपचारिकताएं नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तो तकनीकी औपचारिकताओं से मुक्ति मिल जाती है, भाई औपचारिकताएं की जरूरत नहीं पड़ती है। अनुच्छेद 39 यानी कि 39 निःशुल्क कानूनी सहायता होती उपयोगी। चूंकि निःशुल्क कानूनी सहायता का की बात करता है तो भाई यहाँ कानूनी सहायता आपको मिल रही है, आप जाइए निपटाइए, तो ये भी है। समय व धन की भी बचत हो जाती है। आप समय की बचत ऐसे कि रोज आपको तारीख पर तारीख कहा जाता है, चप्पल घिस जाएगी, तो समय बर्बाद नहीं होगा कि रोज रोज जा रहे हैं अब 50 किलोमीटर दूर केस लड़ने तहसील में या फिर जिला न्यायालय के पास, जहां भी आपका जिला न्यायालय या कुछ भी न्यायालय, तो 50 किलोमीटर पेट्रोल मार रहे हैं, धन की कम दिक्कत हो रही है, समय बर्बाद हो ही रहा है। इससे अच्छा है बढ़िया कुआं पर आप बैठिए, कुएं के ऊपर, तालाब के ऊपर, और दोनों लोग बैठ करके बात करिए और निपटा लीजिए अपना मामला, ठीक है। हाँ, एक पार्टी दे दीजिए, घुमा दीजिए। चलिए, तो धन और की बचत कमी होगी, आम जनता को इससे लाभ होता है, भाई पैसे नहीं लगते हैं, स्वयं की बात निपट जाएगी। न्यायालय की भी उपेक्षा, यानी कि देखो मतलब कभी कभी न्यायालय की उपेक्षा ऐसी कि समय बंधन की आम जनता को लाभ हो जाएगा, न्यायालय की उपेक्षा नहीं, मैं ये उपेक्षा गलत लिख गया, न्यायालय को भी इससे राहत मिलती है भाई कि ठीक है तुम निपटा लो तो अच्छा है, यानी कि सॉरी न्यायालय की अपेक्षा धन की और समय की कम बचत हो जाती है, यानी कि न्यायालय जितने में जाने में आने में या किसी रूम में आपका जो खर्च होगा पैसा, उसके अलावा अपेक्षा आपका समय और धन बच जाएगा। तो ये है। तो इस प्रकार से और भी आप महत्व हो सकते हैं, आगे पीछे मैंने कई टॉपिक्स के महत्व बताऊंगा। संविधानवाद को स्थापित करने में यहाँ हो गया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष और त्वरित न्याय मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के 50 आप पॉइंट लिख सकते हैं कॉमन, लेकिन महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट की हमने यहाँ महत्व के रूप में बात कर ली। अब से सबसे पहले इसकी चुनौतियां क्या हैं। देखो अभी कह रहा था व्यापक रूप से ये सभी जगह नहीं फैल पाया है, तो दिक्कत क्या है, ये इनकी उपलब्धता ना इस प्रकार के मामलों की केवल शहरों तक ज़्यादा है। गांव में तो इनकी उपलब्धता मतलब गांव में तो इस टाइप की है भी नहीं उपलब्धता, शहरों में ही इस प्रकार के मतलब इनका जो ढांचा बना हुआ है कि एडीआर होता क्या है। आपने पढ़ने से पहले भी ना सुना होगा एडीआर क्या होता है, वैकल्पिक विवाद समाधान, है ना, तो ये नहीं सुना होगा आपने। तो ये क्या कि केवल शहरों तक ये सीमित है, तो इसको प्रचारित करने की आवश्यकता है, इसके संदर्भ में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि जरूरी नहीं है हर मामले को आप न्यायालय में ही लेकर के जाओ, उसके अलावा भी कुछ जगहें होती हैं जहां जाना चाहिए। तो इसके संदर्भ में हम एक मतलब जागरूकता को प्रसारित कर सकते हैं। तीव्र न्याय के चलते मूलभूत सिद्धांत का इसमें उल्लंघन हो जाता है। देखो चूंकि ये बिठा करके और दोनों की बात मतलब करके वो जल्दी निवारण करने का प्रयास करते भाई केस निपट जाए, तो इससे न्याय के मूलभूत जो सिद्धांत होते हैं उन पर विचार विमर्श ज़्यादा नहीं हो पाता है, आंकड़ों तथ्यों का परीक्षण कम हो पाता है, ये सभी बातें होती हैं। तो मूलभूत सिद्धांतों का थोड़ा सा यहाँ उल्लंघन होता है, जो न्यायपालिका में एक बेहतर प्रक्रियात्मक ढंग से कार्य होता है वह यहाँ अभाव देखा जाता है। कुछ निर्णय बाध्यकारी होते हैं, भाई फिर तो वही हो गया, भाई नहीं पसंद तो भी बाध्यकारी है, जैसे आर्बिट्रेशन, ठीक है।
और न्यायालय में भी फिर हम अपील नहीं कर सकते। जैसे आर्बिट्रेशन का मामला बताया मैंने, लोक अदालत का मामला बताया, तो निर्णय कहीं कहीं बाध्यकारी होता है, इसलिए लोग भी नहीं जाते हैं। अरे यार जाऊंगा, वहां नहीं भी होगा और बाध्यकारी और हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं जिला न्यायालय चला जाऊं, कम से कम जिला न्यायालय ठीक से निर्णय नहीं देगा तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कहीं जा तो सकते हैं, यहाँ तो कहीं नहीं जा सकती आप। कुछ मामलों में बाध्यता का अभाव भी है, बस समय व पैसे की बर्बादी। जैसे देखो जहां बाध्यता नहीं है निर्णय में, आप लोग कहेंगे इस तरह बाध्यता क्यों कर दी है। देखो निर्णय में बाध्यता नहीं होगी तो न्याय का जो मध्यस्थकर्ता व्यक्ति होगा वो दिन भर उनको समझाता रहा, पता चला कि शाम को दोनों कहे मैं नहीं मानूंगा, तो दिन भर का समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, तो समय व पैसे की बर्बादी होती है। तो इसलिए कुछ मामलों में इसका बाध्यता, हालांकि कुछ मामलों में बाध्यता का अभाव है। जैसे आप लोगों ने देखा सुलह, मध्यस्थता और समझौता, तीन मामलों में ये ऐसा है। मुझे देखो याद हो गया है, आर्बिट्रेशन, सुलह, मध्यस्थता, समझौता और लोक अदालत। ऐसे ही आप लोग भी याद कर लीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो समय और पैसे की बर्बादी नहीं होती है। विधिक रिकॉर्ड नहीं, यानी कि यहाँ विधिक फोटो कॉपी करवाने की कागज इत्यादि, यानी कि विधिक रिकॉर्ड नहीं होते हैं, तो अपारदर्शिता होती है भाई, तथ्य नहीं है भाई, किसके आधार पर आप बात कर रहे हो। जैसे वहां ये तो करता है माय लॉर्ड, पेज नंबर 28 नीचे से चौथी लाइन देखो ये लिखा है, ऐसा यहां नहीं होता है। समझ में आ रहा कि प्रमाण ज्यादा वो नहीं होता है, तो भाई अपारदर्शिता होती है। तो निजता का मुद्दा भी कभी कभी आ जाता है कि भाई ये निजता का मुद्दा मामला आ जाता है, तो यही कहीं कहीं इसके कारण क्या होता है, अपारदर्शिता रहती है। तो विशेषज्ञता की भी कमी रहती है। यहाँ जो अधिकारी होते हैं वो भी विशेषज्ञता, अब जो मध्यस्थता कर रहा है हो सकता है वही ज्यादा समझे ही ना चीजों को, समझ में आ रहा है ना। तो विशेषज्ञता की कमी होती है, तो ये लोग निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब समझाने की, भाई निर्णय करने की भी तो क्षमता होनी चाहिए, सभी लोगों में वो क्षमता नहीं हो पाती, तो उसमें भी दिक्कत आती कि निर्णय तक पहुंच की क्षमता, क्योंकि इनको ट्रेनिंग कहाँ की दिक्कत है। एडीआर के प्रति जागरूकता भी नहीं है लोगों में, आप जान ही रहे हैं। पक्षपात के मामले देखे गए हैं कि राजनीति यहाँ पक्षपात भी होता दिखता है कि चुपके से मध्यस्थता करने वाले को एक गिड्डी खिसका दिए घर जाकर के, भाई ले ले हमारे पक्ष में बोलना कुछ, है ना। अब वो पढ़े लिखे होकर के थोड़ा बताता है कि नहीं नहीं यार ऐसा 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 कानून ऐसा ऐसा, और थोड़ा समझा देता है। तो पक्षपात के मामले भी देखे जाते हैं। और भाई आर्बिट्रेशन और लोक अदालत में तो बाध्यकारी होता है, तो वहाँ और दिक्कत हो जाती है। तो पक्षपात के मामले भी देखे गए हैं। वंचित लोगों पर दबाव भी बना लेते हैं। जैसे कोई एक वंचित तबका है, एक अमीर तबका है, तो वंचित तबके पर दबाव बनाता, भैया भैया मान जा, देखो मान जाओ, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको मैं इतने देर से समझा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा समझदारी का काम करो। अब ऐसा आप किसी गरीब को, वंचित वर्ग को आप बोल दो ना 5-6 बार, तो हम जैसे पढ़े लोग भी चुप रह जाएंगे कि भाई समझ नहीं पा रहे हो। तो शंका हो जाता है अपने ज्ञान पर कि यार हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जब सामने वाला इंग्लिश में कुछ शब्द बोल करके आपको समझाएगा, ठीक है, और आपको इंग्लिश आती नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये एडीआर से संबंधित चुनौतियां हैं। तो एडीआर से संबंधित ये चुनौतियों के कारण इसका जो लाभ हो पा रहा है वो हो नहीं पा रहा है वस्तुतः, यानी कि जिस लाभ के उद्देश्य से बनाए गए थे तो वो नहीं हो पा रहा है। ये चुनौतियां हैं, आपको ये चुनौतियों का उल्लेख आपको करना है। अब देखिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं इसके लिए, हम इसकी बात कर लेते हैं। मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1996 में बनाया गया था, तो इसमें फिर कई बार संशोधन किया, तो इसका कई बार संशोधन हुआ। लास्ट अभी देखते हैं कि मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 2019 में एक आया। इस अधिनियम में कहा गया, इसमें कई सारे सुझाव दिए गए और इनकी चीज़ों को कहा गया, जैसे कि इस अधिनियम में एक स्वतंत्र संस्था यानी भारतीय मध्यस्थता परिषद बनाने का कहा गया कि हमें भारतीय मध्यस्थता परिषद बनानी चाहिए। चूंकि एक निकाय बनेगा तो जागरूकता प्रसारित होगी और व्यापक स्तर पर, एक बड़े स्तर पर निकाय बनेगा तो जैसे मालूम चलेगा। जैसे अब बड़े बड़े निकायों को समझते हैं, जैसे ईडी के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए आपको मैं बताऊं, कोई भी संस्था की महत्व देने से बड़ी होती है, उसके नाम या संवैधानिक प्रावधान से बड़ी नहीं होती है। गांव के लोगों से यदि आप केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करेंगे और ईडी की बात करेंगे तो गांव का लोग ईडी का नाम ज्यादा सुनेगा
ना कि सतर्कता आयोग का। वो इसलिए क्योंकि ईडी का देखो उपयोग ज़्यादा हो रहा है, सरकार महत्व ज़्यादा दे रही है, तो जिसको महत्व ज़्यादा मिलता है ना उसको सब जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस अधिनियम में एक स्वतंत्र संस्था की बात कही गई। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में एडीआर व्यवस्था को प्रोत्साहन करेगी, यानी कि जो ये संस्था बनेगी है ना, ये संस्था क्या करेगी, इसको बढ़ावा देगी। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये मैंने एसीआई लिख दिया, बार बार आगे एसीआई करूंगा, तो एसीआई आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एडीआर को प्रोत्साहन करेगी। सामान्य मामलों में 30 दिनों के भीतर निर्णय आ जाएगा, और कुछ विशेष मामले होंगे तो कुछ टाइम लगेगा। एसीआई सभी मध्यस्थ वाले निर्णयों का इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी रखेगी, यानी कि जो निजता का मुद्दा है, डेटा की गोपनीयता का मुद्दा है ना, पारदर्शिता का मुद्दा है, तो ये जो संस्था होगी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या करेगी, एडीआर को व्यवस्था को बढ़ावा देगी, और जो डेटा होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में संयोजित करके रखेगी, जिससे कि लोगों की निजता और उनकी गोपनीयता को सुरक्षित किया जा सके। एसीआई का जो अध्यक्ष होगा पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाया जाए, या किसी उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज को बनाया जाए, जिससे कि उसमें न्यायिक विशेषज्ञता हो, और वो न्यायिक विशेषज्ञता के आधार पर अन्य जो कार्य करे या निर्णयन दे या सोचे, वो उसी अकॉर्डिंग न्यायिक व्यवस्था के अनुरूप सोचे, जिससे कि विशेषज्ञता और कार्यकारिता प्रभावित ना हो। ध्यान रखिएगा। लिखित शिकायतों का 6 महीने के भीतर निपटान का प्रयास किया जाए, यानी कि लिखित शिकायतों का 6 महीने के भीतर और सामान्य शिकायतों का 30 दिनों के अंतर्गत निवारण करने का प्रयास किया जाए। तो ये सरकार द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। ठीक है, और भी कुछ है, देखिए कि उपयुक्त अधिनियम में फिर संशोधन 2021 में भी किया गया, और नवीन और भी कुछ चीजें जोड़ी गई। इसमें कहा गया कि यदि मध्यस्थता संस्था द्वारा दिए गए किसी निर्णय पर भ्रष्टाचार या जालसाजी के आरोप लगते हैं, तो उच्च न्यायालय के पास शक्ति होगी कि इन निर्णय पर रोक लगा दे, यानी कि कोई भ्रष्टाचार का मामला है या जालसाजी का मामला है तो उच्च न्यायालय उस पर निर्णय पर रोक लगा सकता है। क्वालिफिकेशन या योग्यता संबंधी प्रावधानों को निकालकर एसीआई को प्रदान करना कि कुछ क्वालिफिकेशन संबंधी प्रावधान हो। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना करना, जिससे कि इससे संबंधित मुद्दों को ले आया जाए। कुल मिलाकर के संरचनात्मक ढांचे को बढ़ावा देना होगा। यदि आप चाह रहे हैं कि न्यायालय के बाहर ये सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, तो संरचनात्मक ढांचा बनाना होगा, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर हमारी अधीनस्थ न्यायालय हैं। ऐसे ही हमें एक इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाना पड़ेगा। एसीआई बनाने की बात है, ये सभी चीज़ें बनानी होंगी, क्योंकि संस्थाएं जब तक नहीं बनेगी और विधिवत कार्य नहीं होगा तब तक ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकेंगे। आगे देखते हैं, एडीआर तंत्र की सहायता से विवादों का निपटान करना, कि एडीआर तंत्र की सहायता से फिर विवाद कार्य क्या है, इसका मतलब ये कि कार्य क्या करेगा, ये इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या करेगा कार्य, तो ये कार्य करेगा एडीआर की तंत्र की सहायता से विवादों का निपटान, घरेलू तथा विदेशी मामलों के निपटान के लिए फ्लैगशिप संस्थान के रूप में कार्य करेगा। ऐसा अभी क्या होता है, कई कंपनियों की, जैसे भारत की एक कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, ठीक है, इनके मध्य विवाद हो गया, तो जो ये बाहर की कंपनियां रहती हैं, इन्हें विश्वास नहीं रहता है कि भारत में भी विवाद हो जाएगा, तो ये विदेश में क्या जाती है, विदेश में ऐसे कई संस्थान हैं जो विवाद का निपटान करते हैं और जिनकी विश्वसनीयता पूरे वैश्विक स्तर पर है। तो लोग अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जाती हैं और उनके पास अपने केस को देते हैं, जमा कर मतलब दायर करते हैं, और दायर करने के उपरांत तो वहाँ निर्णय दिया जाता है और लोग स्वीकार भी करते हैं। तो इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बना देंगे, और यदि इसकी अच्छी लोकप्रियता रही तो इसमें वैश्विक जो मामले हैं या वैश्विक भारत के अलावा भी अन्य देशों के जो मामले हैं वो भी भारत में आएंगे, चूंकि विश्वसनीयता ही सबसे बहुत बड़ा वो है। तो इसलिए इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को बढ़ावा देना कि घरेलू और विदेशी दोनों मामलों को निपटाने के लिए हम एक फ्लैगशिप संस्थान बनाएं।
और इसी में शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी कि शिक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। एडीआर के संदर्भ में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देना, यानी कि और भी जो है हम नया सोच सकते हैं भाई, कैसे मध्यस्थता करानी है, कैसे दो लोगों को बिठाना है, कब आ जाएंगे, इनसे हम कैसे संपर्क बढ़ा सकते हैं, गांव तक प्रचार कैसे कर सकते हैं। तो ये शोध नवाचार को बढ़ावा देना। विश्वसनीय मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करना, यानी कि कुछ लोगों का ऐसा कि वो लोग यदि पैनल में हो तो निष्पक्ष और अच्छा निर्णय होगा। तो कुछ लोगों की छवि इस रूप में लाना कि अच्छे न्यायिक जो ईमानदार हैं, अच्छे हैं, एक पैनल गठन कर लेना कि भाई ये पैनल होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटाएगा। तो ये एक न्याय का अच्छा तरीका है। चूंकि देखो बहुत लोग जिस समाज में रहेंगे भारत में, 150 करोड़ के करीब जनसंख्या धीरे धीरे हो ही जाएगी अगले 2-4 साल में। 142 करोड़ तो हो ही गई है, 8 करोड़ होने में क्या ही दिक्कत लगती है, भारत में हो ही जाएगा, है ना, बहुत कृपा होती है भगवान की इधर। तो हाँ, कुल मिला करके ये तो ये कि 150 करोड़ के करीब, 142 करोड़ के करीब लोग हैं, तो लड़ाई झगड़ा तो होना है। तो अधिक से अधिक लड़ाई झगड़ा होगा तो समाधान भी करना होगा। वरमद्य कपोता स्वमयूरा, यानी कि और इनको हमें निपटान करना होगा साथ में, कि जो केसेस हो रहे हैं तो भाई निपटाओ। तो इसके लिए विश्वसनीय मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करना होगा, जिससे कि संवैधानिक आदर्शों की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो सके। चूंकि विवाद समाज में होता है तो सामाजिक न्याय, अर्थ यानी कि पैसे इत्यादि से संबंधित हो आर्थिक न्याय, और राजनीतिक न्याय तो होना ही चाहिए, वरना केजरीवाल जी को अंदर डाल देंगे, फिर कैसे काम चलेगा। तो राजनीतिक न्याय, सभी न्याय जरूरी है ना। आगे चलते हैं। उद्देश्य इसका सीधा साधा है कि मध्यस्थता के मामले समय पर हो और समय पर न्याय हो, और ये लागत प्रभावी बने। चूंकि लागत प्रभावी होगा और समय पर न्याय होगा तभी अच्छा है। विलियम ग्लैडस्टोन कहता है कि समय पर न्याय ना मिलना न्याय ना मिलने की समान है। चूंकि आपको न्याय मिलना चाहिए 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, और आप दे रहे हो 20 साल के अंदर, तब तक तो दिक्कत हो जाए, वो निपट ही ना जाए। ठीक है, ध्यान रखो। तो ये एक कार्य किया, तो ये इसकी बात कही जा रही, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, हमने इसके ये स्थापना होगा, इसका कहा गया है। और ये इसकी स्थापना के साथ ही इसके उद्देश्य क्या होंगे, कार्य क्या है, इसके बारे में हमने बताया है आपको। वाणिज्यिक न्यायालय, यानी कि पूर्व संस्थागत मध्यस्थता तथा सुलह तंत्र को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना। वाणिज्यिक न्यायालय में विवाद को दर्ज करने से पूर्व PIMS को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि वाणिज्यिक जो न्यायालय होते हैं। देखो भारत में कई प्रकार के न्यायालय हैं मित्रों। कैसे? जो किसी विशेष विषय से संबंधित या विशेष मामलों से संबंधित निपटान करते हैं। जैसे पर्यावरण से संबंधित यदि कोई मुद्दा हो तो आप NGT के पास ले सकते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। यदि सिविल सेवा अधिकारियों की बात हो तो आप केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पास ले जा सकते हैं। ऐसे ही वाणिज्यिक न्यायालय भी होते हैं, ठीक है मित्रों, जिनके पास व्यापार से संबंधित मामले ले जाते हैं। ऐसे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होते हैं, जो रेप इत्यादि के मामले या फिर पॉक्सो अधिनियम इत्यादि के तहत जो मामले, हिंसा जैसे बलात्कार का मामला हुआ, यौन शोषण का मामला हुआ, इन्हें ले जाया जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट। मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की आगे बात करूंगा, अधिकरण की बात करूंगा, NGT की राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात करूंगा, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण की बात करूंगा। इसी तरीके से मैं एक एक चीज को आगे लाऊंगा और लगभग 20 क्वेश्चन में यहाँ या फिर 20 टॉपिक्स यहाँ तैयार करवाऊंगा, जो कि कोई भी अगले 5-6 साल में क्वेश्चन आएगा UPSC में, लगभग आपके नोट्स से होगा। मैं यही करता हूँ कि संभावनाएं खत्म करने का प्रयास करता हूँ। जितने हो सकते हैं संभावित प्रश्न वो अपन कवर कर लें, अध्ययन कर लें और इनका अनुप्रयोग कर पाएं। चलिए, तो ये आपने देखा कि वाणिज्यिक न्यायालय से में अब केस करने से पहले क्या करना चाहिए, प्री इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन सेटलमेंट, यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा पहले ही हम मध्यस्थता करवा के और बात सुलह कर लें। जैसे कि मान लो कि क्या हुआ कि किसी चीज में घाटा हो गया और ये कह रहा है 2 लाख, 1 लाख रुपया, ये 2 लाख रुपया। ठीक है यार, ना 1 लाख ना 2 लाख, चलो 1.5 लाख में बात खत्म। तो ये वाली हो जाता है ना। जैसे आप नेगोशिएट करते हो, दुकानदार करता नहीं यार 500 का लॉबर दूंगा, है ना। 2 लोग, देखो मैंने कहा 2 लोगों के मध्य जिनमें के में सहमति ना हो, उनके मध्य सहमति करना ही न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, 2 असहमति वाले लोगों के मध्य सहमति कराना ही क्या है,
न्यायिक है। एक दुकानदार होता है जो कहता है नहीं 700 का जीन्स दूंगा, आप कहते हैं नहीं यार गरीब हूँ पढ़ लिख रहा हूँ, ये 700 का नहीं है, ये तो आप 300 में दो। तो वो कहता है नहीं यार 300 में नहीं, मैं देखो लास्ट बता रहा हूँ। दुकानदार कहता है 500 से कम में नहीं दूंगा। तो आप भी कह देते हैं मैं भी लास्ट कह रहा हूँ कि मैं 400 से ज़्यादा नहीं दूंगा। वो कहता है ठीक है, ना तुम्हारी ना हमारी 450 में कर लेते हैं डन। ठीक है, तो आप लेकर के आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ठीक है, ये नेगोशिएशन हुआ। यही तो भाई विवाद समाधान है। तो ये कर लेना चाहिए, इसी को PIMS कहते हैं कि भाई प्री इंस्टीट्यूशनल मेडिएशन, पहले ही कर लो भाई निपटान, है ना। आगे चलते, आशा करता हूँ समझ में नहीं आ गया होगा। और जो बात नहीं आएगी समझ में आप पूछ भी सकते हैं, यहाँ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। ओके, परिवार न्यायालय एक्ट, परिवार न्यायालय एक्ट भी है, यानी कि ये भी बनाया गया है। तलाक आदि के संबंध में न्यायालय में दर्ज मामलों की पूर्वी, तो ये सरकार ने किया, मतलब ये हमारे यहाँ किया गया है कि परिवार न्यायालय एक्ट के तहत परिवार न्यायालय के परिवार इत्यादि तलाक आदि के संबंध में न्यायालय में मामला दर्ज करने से पहले आप परिवार न्यायालय में चले जाएं, ऐसे वाणिज्यिक न्यायालय में चले जाएं। तो ये सब न्यायपालिका के बोझ को कम करते हैं और ये उस विषय संबद्ध विशेषज्ञता वकील न्यायाधीशों में को न्यायाधीशों में या जो कार्यकारी अधिकारी रहते हैं उनमें प्रदान करते हैं। जैसे देखो, एक व्यक्ति है जो इस वाणिज्यिक न्यायालय में कार्य करता है, वो 15 साल काम कर रहा है और वो रोज केवल एक ही केस निपटा रहा है व्यापार से संबंधित। तो वो भले वकील हो, लेकिन वो वकील होते हुए भी, वो न्यायाधीश होते हुए भी व्यापार की समस्याओं और बारीकियों को बहुत बखूबी जानने लगा होगा। तो इसमें विषय विशेषज्ञता भी हो जाती है, विषय दक्षता भी होती है धीरे धीरे। तो ये भी अच्छा है। चलिए, इसलिए इनका महत्व है। तो आप ये भी एक महत्व में बता सकते हैं कि इस प्रकार के जो ये वैकल्पिक विवाद समाधान होते हैं, ये विषय विशेषज्ञता को बढ़ावा देते हैं, विषय दक्षता को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि 20 वर्ष काम की उदाहरण सहित समझा दीजिएगा महत्व में। तो महत्व के बिंदु आप स्वयं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मित्रों, आगे कि आप भी कुछ उपाय दे सकते हैं कि क्या ADR को बढ़ावा देने के लिए उपाय होने चाहिए। आप भी कुछ उपाय बता सकते हैं। यहाँ आप कहिएगा कि ADR के संदर्भ में सबसे पहले तो जागरूकता को व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है। ठीक है, और जानोगे नहीं है तो उसको फिर भाई कैसे समझोगे, आप कहाँ जाओगे। तो पहले तो बताओ भाई, जिसके लिए जागरूकता अभियान चला सकते हो। गांव में जा कर के जो वो आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो आप कहे दो ADR आया भैया न्याय ले जाए। तो ऐसा आप कुछ कर सकते हैं, है ना, कि ये जो गाड़ी वगैरह जाते हैं इस कचरा इत्यादि भी ना, इनसे भी ADR का 1-2 चलाओ। रेगुलर 25 दिन चलाओगे, है ना, महीने भर चलाओगे, तो व्यक्ति कचरे को जब गाने लगा है, कचरे का गाना में नाचने लगा है, सुबह आ जाता है, तो ADR के में भी आ ही जाएगा। ठीक है, कहा भी जाता है कि एक बात को 100 बार बोलो तो वो झूठ भी सही लगने लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप रोज बोला करो IAS हो गया, बन गया हूँ, तो आप बन ही जाओगे एक दिन, है ना। लेकिन रोज मत बोलना, वरना 100 दिन में ना बन पाओ। तो 10-15 दिन में एक दिन बोला करो। ADR हेतु तो आप जागरूकता अभियान ला सकते हो। ठीक है, सेमिनार कर सकते हो, वेबिनार कर सकते हो। सेमिनार चलाए भाई, मोदी जी आज संबोधित करेंगे वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, तो कम से कम मोदी जी के भक्त तो समझ जाएंगे क्या होता है। ठीक है, तो मोदी जी ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्वों के द्वारा सेमिनार करवा दिया जाए, अमिताभ बच्चन के द्वारा, रोहित शर्मा के द्वारा, बोले ADR में जाए। सरकार कर सकती है ऐसा कि भाई बोले भाई आओ। ठीक है, तो वेबिनार सेमिनार इन्हें बुला सकता है ना। कॉलेज इत्यादि में जब आप पढ़ते हो तो आप सेम सोचे, जब आप BA कर रहे थे, यदि कोई 15 बार आता आपके कॉलेज में, बताता सेम ये होता है ADR, ये होता है ADR, तो आप भी कुछ सोचते। ठीक है, आपसे कोई RTI बताता, आपसे कोई जनहित याचिका बता रहा होता, तो कॉलेज स्तर पर ऐसी चीज़ें रह रही होती तो आप वहीं से अवेयर होकर के आती। तो कॉलेज में ऐसे ही सिलेबस होने चाहिए, पर दुर्भाग्य अपना। ठीक है, कार्यशाला, यानी कि कार्यशालाएं ऐसी आयोजित की जाए, तो ये सभी ADR के संदर्भ में जागरूकता को पहले बढ़ाना होगा, क्योंकि जानेगा तभी तो कुछ इसके पास जाएगा। दूसरा, ADR को तहसील एवं जिला स्तर पर संस्थागत अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कि तहसील बना रहता है ना, कि तहसील है ये आपकी, तो तहसील के बगल में ही आप
एक न्यायिक, इसका भी एक वो बना दीजिए बिल्डिंग, वहां लिख दीजिए वैकल्पिक विवाद समाधान। आदमी तहसील जाएगा और यहाँ भी देख लेगा एक बार ये क्या होता है यार, जिज्ञासा हो ही जाती है। धीरे धीरे ये भी एक जागरूकता का कार्य है। तो तहसीलों में ऐसे जा करके जो मैं ये उपाय बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली टाइप के उदाहरण बता रहा हूँ, और ऐसे ही उदाहरण लिखेंगे प्रैक्टिकली कि सही भाई तहसील जा रहा है, उसके बगल में होगा तो देख लेगा। ठीक है, जनहित याचिका देना है, अब न्यायालय जाने कौन न्यायालय जाएगा, ये सभी चीज़ें एक ही जगह उपलब्ध हो जाएं भाई। तहसील में एक जगह ऐसी हो जहाँ प्रशासनिक वो हो, वैसे अधिकतर ऐसे ही होता है कि प्रशासनिक चीज़ें एक ही जगह पर बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा जिला में करते हैं। तहसील में भी इसी संरचना को बढ़ावा दिया जाए। चलिए, तो इससे क्या होगा, अब संरचनात्मक विकास को बढ़ावा, यानी कि मध्यस्थता कर बनाया जाए और लोग इसको जानेंगे तो आगे जाएंगे, जिससे अधीनस्थ न्यायालयों के लंबित मामलों में कमी की जा सके। तो हमें तहसील स्तर पर भी इस प्रकार का संस्थागत ढांचा तैयार करना चाहिए। आगे बंधु ये है कि एडीआर में विशेषज्ञों और निष्पक्ष अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। मतलब देख ले भाई, ऐसे लोगों की लिस्ट बना लेनी चाहिए मुख्य न्यायाधीश को या मुख्य न्यायाधीश को, या कुछ ऐसे लोगों को करिए, या जो भी है एक कोई स्वतंत्र निकाय ही बना दीजिए। जो पहले भी मैंने बताया कि ये सभी स्वतंत्र निकाय बन रहे हैं, जैसे अभी अपन लोगों ने बात किया था इसका कि ये बन रहा है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। यही एक कमेटी बना ली, ये देखते रहे कि भाई अच्छे लोग कैसे, कौन है, कौन ईमानदार है, कौन कैसे काम कर सकते हैं, बेहतर सुलह करा रहे हैं, अच्छे हैं, तो ऐसे विशेषज्ञों को देखा जाए। ठीक है ना, जैसे कोचिंग संस्थान वाले अच्छे अच्छे टीचरों को ढूंढ करके लाते हैं और एक कोचिंग से भाई कहते हैं भाई ये माफ़ी चाहता हूँ, मैं दूसरी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो कोचिंग वाले जैसे खींचा खाची करते हैं तो ऐसे ये भी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को ला सकते हैं, प्रोफेसर्स को रख सकते हैं, विषय विशेषज्ञों को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से एडीआर में विशेषज्ञों निष्पक्ष अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, इनकी ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाए। भाई ठीक है, नहीं जानते हो तो 2 महीने की ट्रेनिंग ले लो। ठीक है, 2 महीने की ट्रेनिंग का अनिवार्य प्रावधान कर दिया जाए सीसीटीवी कैमरे के साथ। ठीक है, तो 4 घंटे बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो जानेगा ही कि कैसे निपटाना है। इसके साथ ही क्या करना पड़ेगा कि जो ये कागज वाला मामला है, यहाँ ICT AI और डिजिटल फाइलिंग का प्रयोग किया जाए, जिससे कि चीज़ों का आंकड़ा रहे। भाई ये व्यक्ति आया था, ये व्यक्ति आया था, इसका ये डाटा है, और डिजिटल रिकॉर्ड्स को प्रोत्साहन दिया जाए। इससे कि कागजी कार्यवाही कम होगी एक तो, और व्यक्ति एक बार जो आया वो बार बार मिल जाएगा चीज़ें। मैं बताता हूँ इसका बहुत अच्छा लाभ होता है डिजिटल फाइलिंग करने का। मैं जैसे आपको बताता हूँ, जैसे मुझे कोई फॉर्म भरवाना पड़ता है, मैं एक ऑनलाइन की दुकान पर जाता हूँ हर बार, स्वयं कौन ही भरेगा, टाइम लगता है आध घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट। इससे उसको फ़ोन लगा देते हैं और उसके पास सब कुछ अपना रिकॉर्ड है, वो बना करके रखा है। वो देखता है, वो सर्च करता है अपने ईमेल पर, उसको मेरे सभी डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, फ़ोटो, साइन, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, सब कुछ। तो वो अपना वहीं के वहीं मेरा फॉर्म भर देता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति है। तो लेकिन ऐसा डाटा देना नहीं चाहिए किसी को, चूंकि ये आपका डाटा है, तो ऐसे ऑनलाइन वालों को देना नहीं चाहिए। लेकिन यदि कोई आपका विश्वसनीय व्यक्ति है तो दे सकते हो। वैसे मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी भी विश्वसनीय को मत दीजिएगा, जरूरी नहीं है आपके नाम पर लोन ले ले। ठीक है, तो ये डिजिटल फाइलिंग, ICT AI का प्रयोग, डिजिटल रिकॉर्ड कागजी कार्यवाही को कम करते हैं, समय के अपव्यय को बचाते हैं, और ध्यान रखिएगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ भी है। ICT का प्रयोग किया जाए। ICT कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, और तो इसको आप सूचना एवं संचार बोलते हैं। ठीक है ना। ADR में तीव्रता लाई जाए, पारदर्शी बनाया जाए, और लागत प्रभावी बनाया जाए, अधिक दक्ष बनाया जाए। देखो ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, तीव्र, पारदर्शी, लागत प्रभावी और अधिक दक्ष। इसको और अधिक दक्षता बनाने, यानी कि इसमें चीज़ों को और बेहतर किया जाए, लाइटिंग फिटनेस की जाए, कंप्यूटर रखे जाए, अच्छे अधिकारी रखे जाएं, प्यार से बात करें, आइए सर आपका क्या मामला है, ये है, ओके, चाय पिला दें एक अपने पैसे की, है ना। मजाक कर रहा हूँ, मतलब कुल मिला करके कि अच्छे से बैठें, अच्छे से बात ही कर लेना कोई, तो भी अपन लोगों को अच्छा लगता है। जरूर नहीं है चाय ही पिलाए। तो पारदर्शी बने, लागत प्रभावी बने, ये सभी है। तो ये आपने देखा कि ये सभी और उपाय आप सुझा सकते हैं कि ये भी करना चाहिए हम लोगों को। तो ये उपाय को बड़ा उपाय बता सकते हैं आप। तो अब देखो आपने ये पढ़ लिया, अब मान लो कभी कुछ आता भी है आपको न्यूज में, तो आप क्या देखिए, उसको एडिटोरियल को उठाइए, जो भी न्यूज में आपको दिख रहा है, अब ये आप सर का नोट्स पढ़िए,
अपना नोट्स को बनाइए और एक पेज जरूर आगे छोड़ दीजिएगा एडीआर के, प्रत्येक टॉपिक्स के आगे एक पेज खाली छोड़िएगा। इससे क्या होगा कि आप क्या कर पाएंगे कि उसको आप मतलब ये कि यदि कोई नया आंकड़ा मिलता है, डाटा मिलता है, कोई उपाय मिलता है या आपको कोई नया बुद्ध के समान ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आप उस पेज पर लिख पाएँ। ठीक है, चूंकि मेरे जो नोट्स दे रहा हूँ या यह जनरली अच्छा नोट्स है, बहुत अच्छा नोट्स है, लेकिन और भी पॉइंट मिल सकते हैं तो उनको भी ऐड आपको करते रहना है। मैं भी यहाँ बाद में कर दूंगा, ये इस यहाँ लिख करके ये सब चीज़ें मैं भी ऐड करूँगा, ध्यान रखो। और मैं तो बीच में भी यहीं इसके बाद एक पेज लगा सकता हूँ, तो आप भी लगा लीजिएगा। मैं डिजिटल ही पढ़ूंगा ये नोट्स, क्योंकि मुझे डिजिटल पढ़ने में थोड़ा मज़ा आता है, तो आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप भी इनको पढ़ सकते हैं, टैबलेट और लैपटॉप आपके पास होगा तो। एडीआर हेतु अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों हमने एक साथ लिख दिए हैं, क्योंकि ये तथ्य आप बाद में जाते समय देख पाए। वर्ष 2022 में लोक अदालत द्वारा 2.2 करोड़ केस निपटान किए गए। ये भी महत्व में आप कर सकते हैं, केस निपटाने में अच्छा है तो 2.2 करोड़ केस इसके द्वारा निपटाए गए। बहुत अच्छा कि लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए, तो लोक अदालत भी एक प्रकार का है। तो अब लोक अदालत का क्वेश्चन आएगा तो इसी को पढ़ करके आप लिख सकते हैं लोक अदालत का महत्व क्या है। तो भाई जो इन पांचों का महत्व है वो लोक अदालत का भी महत्व होगा। लोक अदालत क्या है, तो लोक अदालत भी एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है जो कि न्यायालय से बाहर किसी केस को निपटाने में मदद करता है। तो ये लोक अदालत हो गया। इसमें एक अधिकारी होता है जो दोनों पक्षों के मामले को सुलह करवाता है, तो ये आप लिखेंगे। ई लोक अदालत ने भी बहुत अच्छा किया है कि 10 लाख केस निपटान किए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ई लोक अदालत भारत में लगभग 464 एडीआर केंद्र हैं, जिनमें से 397 कार्यात्मक जो कार्य कर रहे हैं, तो ये स्वीकृत 464 हैं और 397 कार्य कर रहे हैं, तो ये अच्छे ये कार्य कर रहे हैं, तो इनको ध्यान रखना है। इनमें से जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको हम बड़ी स्तर पर प्रमोशन कर सकते हैं, एक अच्छा निकाय बना सकते हैं जिससे कि ये आगे सुझाव दे सकें। 570 मध्यस्थता केंद्र हैं, 16.5 हजार मध्यस्थकर्ता जो कार्य कर रहे हैं वो लोग हैं। तो इस टाइप से ये डाटा है, ये आपको लिखने में, इंट्रो वगैरह लिखने में ये सभी मदद करेगा कि भूमिका क्या रही है, क्या महत्व रहा है। तो बताइएगा इतना केस इसने निपटाया है, इतना केस इसने निपटाया है, तो इसका बहुत अच्छा चीज़ है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको आंकड़े करना है। मित्रों आप लोग संस्कृत ऑप्शनल भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है हिंदी मीडियम के लिए। यदि आपने कभी संस्कृत नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सब कुछ संस्कृत में लिखना नहीं होता है। 350 का तो हिंदी ही लिखना होता है, 150 नंबर का संस्कृत लिखना होता है, जो कि बहुत सरल होता है, ऐसा कठिन नहीं होता है। तो जिसको आप हुबहू नोट्स में लिखा रहता है वो याद करिए और आप जाइए लिखिए। तो इस प्रकार से आप लोग ले सकते हैं। और जब भी आपको बैच ज्वाइन करना है आप इस पर मुझे कॉल करके इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं, और भी जानकारी जो लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। तो ऑप्शनल बहुत अच्छा है ये, तो इसको भी आप कर सकते हैं मेरे साथ तैयार। तो ये आपने देखा एडीआर से संबंधित। कल हम लोग नए लेक्चर में अखिल भारतीय सेवाओं की बात करेंगे। ये भी अभी संविधान दिवस के अवसर पर इसकी बात कही राष्ट्रपति ने कि एक अखिल भारतीय सेवा होनी चाहिए, तो इसकी भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा ये जो मैंने आपको ये दिया है, ये नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप उससे ज्वाइन होकर के वहाँ से नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। और वहीं पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख करके भी मुझसे चेक करवा सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा इसका आप उत्तर लिख करके चेक करवाएं। और ये एडीआर से संबंधित मुद्दा आज हम लोगों ने व्यापक रूप में समझा। तो देखें ये जगह भी मैंने इसलिए छोड़ रखी है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप से थोड़ी सी जगह छोड़ करके रखनी है आपको नोट्सों में। मैंने यहाँ इसलिए छोड़ रखी है कि इसमें बाद में यदि कुछ जोड़ना हो तो वो ऐड कर सकें। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ते जाइए और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है मित्रों, कल हम नए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की बात करेंगे और ये समझेंगे कि ये क्या है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, इसकी क्यों ज़रूरत है, इसको बनने में क्या चुनौतियां हैं, क्या सब है। इन सब मामले को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके मित्रों, धन्यवाद।